तो अभी हमने जो रिलेशन देखा उसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि वो रिलेशन किस तरीके से हमारे किसी क्वेश्चन में काम आ सकता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि हमारे पास है एक सेमी रिंग। ये आपके पास क्या है, एक सेमी रिंग, और ये जो एक्सेस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा होता है mr²। ठीक है। अच्छा, इसमें भी मास m है और रेडियस जो है वो अपना r है। रिंग के केस में मास m होता है और जब रेडियस r होता है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mr²। तो आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है कि सेमी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम आया। हाँ, तो सेम तो आएगा ही क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है। इसमें भी मास कहाँ फैला है, बाउंड्री में, और इसमें भी मास कहाँ फैला है, बाउंड्री में। इसमें हर एक मास, हर एक पार्टिकल जो है वो सेंटर से r दूरी पे है। उसी तरीके से इसका भी हर एक पार्टिकल सेंटर से r दूरी पे है ना, यानी ये जो सेंटर में हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे हर एक पार्टिकल r दूरी पे है। तो इसीलिए इसका mr² तो इसका भी mr², क्योंकि दोनों का मास सेम है। अब किसी ने आपसे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो बच्चे जो होते हैं वो फटाफट बोलते हैं कि अरे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हमारे पास रिलेशन है I बराबर ICM प्लस md²। फिर वो बोलते हैं ICM ये रहा mr², क्योंकि ये हमारा सेंटर ऑफ मास हो गया, तो हमने लिख दिया mr²। इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी, वो बोलते हैं दोनों एक्सिस के बीच की दूरी हो गई r, तो यहाँ हमने m और डिस्टेंस भी हो गया r, लिख दिया mr², तो हमारा आंसर आ गया 2mr²। सो दिस इज द आंसर जो मेरे को 90% बच्चों से ऊपर जो हैं यही आंसर या यही सॉल्यूशन करके देते हैं, जब तक कि मैं उनको रियलाइज नहीं कराता, याद नहीं दिलाता कि सेंटर ऑफ मास चैप्टर याद करो। ये सॉल्यूशन आपका गलत है। ये सॉल्यूशन गलत क्यों है? क्योंकि आप देखिए कि फॉर्मूला इज I बराबर ICM प्लस md², बट दिस इज नॉट ICM। ये ICM नहीं है। रिंग का सेंटर ऑफ मास बीचों बीच हो सकता है, लेकिन सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां नहीं होता है। सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां पर होता है, बेस से 2r/π ऊपर। समझ में आ रहा है? बेस से या इस पॉइंट से 2r/π ऊपर होता है, तो सेंटर ऑफ मास तो ये है। तो आप कैसे लिख सकते हो इसको ICM? तो ये आपने गलती कर दी। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करा जाएगा, आइए देखते हैं। तो एक बार इसको हटा के अपन दोबारा बनाते हैं, तो अपन को समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा, तो आपने वापस बना लिया, ये आपने अब की बार अपना सेंटर ऑफ मास बना लिया, ये आपने डिस्टेंसेस बना लिए। ये वाला जो डिस्टेंस है उसको आपको बोलना है d1, और ये वाला जो डिस्टेंस है उसको आपको बोलना है d2। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है कितना है, mr²। सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको नहीं पता। अच्छा, कोई अगर आपसे सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ले तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे? जैसे कोई आपसे ICM पूछ ले, वैसे पूछा नहीं है पर मान लो पूछ लेता, तो मैंने आपको बताया था ICM को आप ऐसे लिख सकते हो, I माइनस md²। अब ये दूरी जो है d, वो आपको पहले से ही पता होती है कि सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से 2r/π ऊपर होता है। फिर इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता है mr², तो ICM को आप क्या लिख सकते हो, mr² माइनस m, d की जगह आप लिख सकते हो 2r/π का स्क्वायर। तो इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट ICM। अब बात रही इस एक्सिस की, तो अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर आपके पास ऐसे तीन पैरेलल एक्सिस हो जिसमें से एक सेंटर ऑफ मास हो, तो इन दोनों का क्या रिलेशन होता है। इन दोनों का रिलेशन अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि I1 माइनस md1² इज I2 माइनस md2²। बात क्लियर हो गई क्या? I1 की जगह I रख देते हैं, जो अपन को नहीं पता, I माइनस, वैसे d1 अपन ने इसको बोला है, तो I1 की जगह अपन लोग रख देते हैं ये, यानी कि mr² माइनस m, d1 पता है हमको 2r/π का स्क्वायर। अब बात आ गई I2 हमको निकालना है, माइनस m, फिर हमको लिखना है d2 का स्क्वायर। d2 कैसे निकलेगा? बिल्कुल ही सिंपल सी चीज है, ये कितना है पूरा r में से 2r/π हटा दोगे, पूरे r में से इतना निकाल दोगे तो d2 बच जाएगा ना। तो d2 हमारा क्या हुआ, r माइनस 2r/π का होल स्क्वायर। वैसे यूजुअली तो नीट में इतना लंबा कैलकुलेशन या सॉल्यूशन नहीं करना पड़ता था, पर लास्ट ईयर का जो हमारा पेपर हुआ 2025 में जो हमारा पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है हमें देखने को मिल जाए, नो वन नोज। तो आप यहाँ पर समझ गए हैं कि I का वैल्यू, अब हम इसमें एक थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा एंड फाइनली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो लास्ट मैंने आपको डेरिवेशन कराया वो किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसके बाद मैं आपके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 2 और वीडियोस लेकर आऊंगा, जिसमें एक में मैं आपको सिखाऊंगा अबाउट इंटीग्रेशन,
का इस्तेमाल करके कैसे हम अलग अलग तरह के शेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, और एक में मैं आपको कराऊंगा सभी वो प्रॉब्लम्स जिनको करने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।